हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस फिजिक्स में जो अभी तक आपने पढ़ा था, लेंसों को जोड़ना, उनकी जो स्थिति थी, भौतिक स्थिति, उसके बारे में फिर आगे चलते हैं हम विस्थापन विधि द्वारा किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल जो है थ्योरी है, आपने किया भी होगा 12th में, तो उसी से बेस्ड है, वही आई है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि दो पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो, यदि दो पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी से 4 गुने से अधिक हो, तब उन पिनों के बीच लेंसों की दो स्थितियां में से एक पिन का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पिन पर बनता है। यदि दो पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो, तब उन पिनों के बीच लेंस की दो स्थितियों में से एक पिन का प्रतिबिंब, जो एक पिन का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पिन पर बनता है। यही है, इस हिसाब से हम करते हैं। वहाँ F इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a हो जाता है। दो स्थितियों में उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए a का मान 4f से अधिक होना चाहिए, यानी उसकी फोकस दूरी इसके 4 गुने से अधिक होना चाहिए अगर उल्टा प्रतिबिंब आपको चाहिए तो। आगे चलते हैं। वस्तु की लंबाई दोनों प्रतिबिंबों की लंबाइयों का गुणोत्तर माध्य होती है। तो वही इसका मैथमेटिकली फार्मूला जो है वो कहता है कि वस्तु की जो लंबाई है वो दोनों प्रतिबिंबों की लंबाई का गुणोत्तर माध्य होती है। अब आगे चलते हैं। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म एक ऐसा समांग पदार्थ है, पारदर्शी पदार्थ है, जैसे कांच, जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तीन समतल पृष्ठ होते हैं और दो ट्रायंगुलर पृष्ठ होते हैं, ऐसे करके बना होता है प्रिज्म। आपने देखा होगा तो इस तरीके से एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, ये समतल और ये समतल, तीन जो है इसके आयताकार सरफेस होते हैं और दो जो है ट्रायंगुलर होता है। आगे चलते हैं। जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों, यही जो हमारा, यही कहते हैं कोण प्रिज्म, मतलब प्रिज्म का कोण से घिरा होता है, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ, इन जो दो पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण, यही हमारा अपवर्तक कोण है। आगे चलते हैं। अपवर्तक कोण के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। पृष्ठों के अभिलंबवत अगर काटा जाए परिच्छेद तो वो मुख्य परिच्छेद होता है। अब आपतित व परावर्तित किरणों के बीच कोण का जो एंगल बनता है वो उसको डेविएशन या विचलन कोण कहते हैं। ऐसे करके है, ये डेविएशन एंगल बनता है, ये करके फिर निकल जाते हैं, तो ये जो है विचलन एंगल ये होता है। प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान प्रिज्म पर गिरने वाली प्रकाश किरण के आपतन कोण पर निर्भर करती है। प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान जो है प्रिज्म पर गिरने वाली प्रकाश किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है। किस एंगल पे वो आपतित हो रही है इस पर डिपेंड करता है उसका डेविएशन एंगल। एक विशेष आपतन कोण के लिए प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, जिसको डेल्टा मिन कहते हैं, यानी मिनिमम कहते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण आई, निर्गमन कोण आई डैश बराबर होते हैं। जब अल्पतम विचलन होता है तो आई आपतन कोण और निर्गमन कोण जब निकलता है प्रिज्म से किरणें तो वो आई डैश होती है, दोनों बराबर होती हैं। आगे चलते हैं। प्रिज्म के भीतर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है। जब वो अपवर्तित होती है
तो अगर कोई एंगल इससे आ रहा है तो ये ऐसे चली जाती है, इसके समांतर, आधार के समांतर हो जाती है, फिर बढ़ जाती है। जिसका डेविएशन ज़्यादा होता है, विचलन ज़्यादा होता है, वो ऊपर, जिसका जो है कम होता है वो नीचे की ओर आ जाती है। आगे चलते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, तो n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2, फिर अपान साइन ए बाई 2, ये इसका अपवर्तनांक का फार्मूला है। n इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये इसका साइन, और a बाई 2 का साइन। आगे चलते हैं। पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, अगर प्रिज्म पतला है तो उसका डेविएशन जो रहेगा n-1 a हो जाएगा, n-1 इंटू a। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन केवल प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। यहाँ क्योंकि ये दोनों जो हैं ये इन्हीं पे डिपेंड करेगा, आपतन कोण पर नहीं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन ये बनता है कि पतले प्रिज्म का जो उत्पन्न विचलन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, अपवर्तनांक, कोण, प्रिज्म कोण या आपतन कोण, या दोनों में ए और बी, तो ये सही हो जाता है। आगे चलते हैं। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन व विक्षेपण, विचलन व विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में विभाजन होना, यानी विभाजित होना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण पड़ती है तो यहाँ जब डेविएशन होता है ये 7 कलर ये अलग कर देता है। यहाँ आ जाएगा विबग्योर, ऐसे करके आर हो जाएगा। नहीं, विबग्योर नीचे से आ जाता है क्योंकि इसका विचलन जो है ज़्यादा होता है आर का। आगे चलते हैं। हाँ, इसका कारण आगे देखते हैं। वर्ण विक्षेपण इसी कहते हैं कि श्वेत किरणों का प्रिज्म द्वारा अनेक अनेक रंगों को अलग कर देना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसका कारण किसी पारदर्शिक माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चालें भिन्न होती है। अगर कोई पारदर्शिक माध्यम है तो उसमें सब जितनी अलग अलग कलर वाली हमारी किरणें हैं सबका अलग अलग चाल हो जाती है। कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम तथा लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इस कारण कांच का अपवर्तनांक बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। ठीक है, इस प्रकार कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे कम इसकी चाल होती है, और लाल प्रकाश की चाल इसमें अधिक होती है, तो इसके लिए कांच का अपवर्तनांक लाल प्रकाश के लिए कम होता है। इसको ऐसे समझा जा सकता है, जहाँ अपवर्तनांक यानी आदमियों की संख्या मतलब ज़्यादा है, वो सघन पड़ रहा है, तो वहाँ जो बैंगनी वाला प्रकाश है उसकी तो वो धीरे धीरे चलेगा और लाल प्रकाश तेजी से चलेगा, ये समझ लीजिए। बैंगनी प्रकाश का विचलन कोण लाल प्रकाश के विचलन कोण से बड़ा होता है, उसकी वो जो है ज़्यादा विचलित होती है बैंगनी प्रकाश, लाल जो है कम होता है। दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगर दो रंगों के बीच देखा जाए, ऐसे जब डिवाइड होती हैं तो दोनों रंगों के बीच एक कोण होता है, उसको हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसी प्रकाशिक माध्यम का वर्ण विक्षेपण क्षमता, अगर किसी कोई प्रकाशिक मीडियम है उसका हम वर्ण विक्षेपण निकालना चाहते हैं तो वो ओमेगा से होता है, वो इक्वल होता है NV माइनस NR इज इक्वल अपान में NY माइनस 1। तो N जो V है वो V की यानी वायलेट की वो अपवर्तनांक है, किसके लिए, यानी मतलब माध्यम का अपवर्तनांक है V के लिए, और माइनस रेड का
मतलब पदार्थ क्या माध्यम का अपवर्तनांक है रेड के लिए यानी लाल के लिए, और नीचे है माध्यम का अपवर्तनांक वाई के लिए यानी येलो के लिए। हमारी आंखें हाइड्रोजन की आसमानी हरे रंग की रेखा और लाल रंग की रेखा के बीच स्थित सबसे अधिक सुग्राही होती है। अगर हाइड्रोजन प्रकाश की जो है देखा जाए लाइन से, तो हरा और जो आसमानी होता है रंग वो बगल में होता है, और लाल और इन दोनों के बीच में जो रंग होते हैं वो सबसे अधिक सुग्राही होते हैं। उसको हम हमारी आंखें आराम से देख जाती हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता केवल प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है। अब प्रिज्म का पदार्थ कैसा होगा इसी पर वर्ण विक्षेपण क्षमता हमको पता चलेगी। हमने कभी पट्टी स्केल जो पहले वाली आती थी, तो यानी उसकी प्लास्टिक की, क्या वो फाइबर की है, तो वो जो आती थी उससे हम लोग देखते थे तो दिखाई पड़ता था 7 कलर दिखाई पड़ते थे उसमें से। वो भी एक टाइप का प्रिज्म की तरह काम करता था, दिखाई पड़ता था। फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्राउन कांच से अधिक होती है। जो फ्लिंट कांच हमारा होता है उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता ज़्यादा होती है किससे, क्राउन कांच से। वर्ण विपथन, अब ये किस हिसाब से रोग होता है, ठीक है, एक मतलब एक हिसाब से एक वीकनेस होती है। वर्ण विपथन क्रोमेटिक एब्रिएशन, वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब रंगीन व अस्पष्ट होना, ठीक है, ब्लर होना। लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं। वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब रंगीन व अस्पष्ट हो, रंगीन हो बट जो है वो स्पष्ट ना हो, धुंधला हो, तो वो वर्ण विपथन कहलाता है, क्रोमेटिक एब्रिएशन। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा इस कारण लेंस के फोकस दूरी विभिन्न वर्णों रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो रंगीन तो होगा लेकिन जो है वो अब इसी वजह से वो अलग हो जाता है। हम जानते भी हैं वैसे कि लेंस के जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो सारे रंगों के लिए अलग अलग हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाती है। फिर आगे चलते हैं। लेंस की बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरी एफ वी सबसे कम होगी। लेंस की बैगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरी एफ वी जो है सबसे कम होगी, ठीक, क्योंकि इसका जो है अपवर्तनांक जो है ये ज़्यादा होगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगी यानी चाल कम हो जाएगी। लाल की प्रकाश जो है वो फोकस दूरी सबसे अधिक हो जाएगी और इसकी चाल ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम हो जाता है। आगे चलते हैं। वर्ण विपथन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुदैर्ध्य या अक्षीय वर्ण विपथन यानी लॉन्गिट्यूडनल या और एक्सियल। विभिन्न रंगों के, इसमें देखते हैं, विभिन्न रंगों के प्रतिबिंबों का भिन्न भिन्न स्थितियों में बनना अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन कहलाता है। विभिन्न रंगों के प्रतिबिंबों का भिन्न भिन्न स्थितियों में बनना, अब सबकी अलग अलग चालें होती हैं, सबकी अलग अलग फोकस दूरियां होती हैं, तो सब अलग अलग जा कर के स्ट्राइक करेंगे, मतलब जो है अटैक करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें दूसरा है प्रकार पार्श्विक वर्ण विपथन, लेटरल क्रोमेटिक एब्रिएशन। विभिन्न रंगों के प्रतिबिंब का भिन्न भिन्न साइजों में पार्श्विक बनना जो होता है वो पार्श्विक वर्ण विपथन कहलाता है। यहाँ देखिए अनुदैर्ध्य वर्ण विपथन में बैगनी जो है वो सबसे पहले आकर के मुख्य अक्ष पर इंटरसेक्ट कर रही है, फिर लाल वाली जो किरण है आगे बढ़ करके इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा रंगीन तो बनेगा लेकिन जो है अस्पष्ट। अब पूरी प्रकाश यहाँ से फैला रहेगा तो प्रतिबिंब जो है वो क्षैतिज में रहेगा, तो इसलिए जो है वो कलर सही नहीं बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, बैगनी पहले यहाँ आ गई, यहाँ अटैक कर दिया तो यहाँ छोटा प्रतिबिंब बन गया, और रेड से, रेड की चाल दूर होती है, वो दूर आकर के उसकी फोकस दूरी बड़ी होगी तो आकर के दूर होगा। अब समान तो हो रहा है कर्ण रंग में, विभिन्न रंग हैं लेकिन दूरियां बढ़ रही हैं और साइज भी बढ़ रहा है, तो ये जो है पार्श्विक वर्ण विपथन कहलाता है। ऐसा ही आगे चलते हैं। तो इसकी अगर जो है देखा जाए तो फोकस दूरी हो जाएगी एफ आर माइनस एफ वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ वाई यानी एल होगा।
अनुदैर्घ्य लेंस का अनुदैर्घ्य या क्षीण विपथन जब वस्तु अनंत पर है। ओमेगा और एफ वाई यानी फोकस दूरी ऑफ एलो लाइट में से कोई भी राशि शून्य नहीं हो सकती। ये दोनों में से कोई शून्य नहीं हो सकती, ये फिक्स है। एक अकेले लेंस के लिए वर्ण विपथन शून्य नहीं हो सकता। अगर अकेला कोई लेंस है तो उनका वर्ण विपथन शून्य कभी नहीं हो सकता। फोकस लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी, अर्थात लेंस की क्षमता जितनी अधिक होगी, क्योंकि क्षमता फोकस दूरी के इन्वर्सली होती है, तो लेंस में वर्ण विपथन उतना ही कम होगा। अगर उसकी फोकस दूरी जो है वो जितनी कम होगी, यानी वर्ण विपथन उतना ही कम होगा। आगे चलते हैं। अवर्णता या अवर्णक लेंस। एक क्रोमेटिज्म और एक क्रोमेटिक लेंस, दो बराबर साइज के लेंस के योग को अवर्णक लेंस योग कहते हैं। अगर दो साइज बराबर हों उनके लेंसों को, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो वो अवर्णक लेंस योग कहलाता है। इस गुण को अवर्णकता कहते हैं। आगे चलते हैं। लेंस युग्म के अवर्णक होने की शर्त, ये शर्त है, कंडीशन है इसकी, ओमेगा अपान एफ वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा डैश अपान एफ डैश वाई। अगर दोनों लेंस पहले लेंस के लिए दूसरे लेंस के लिए, तो ये ऐसा इक्वल हो जाएगा। लेंसों के अवर्णक संयोग जब वे एक दूसरे के संपर्क में, जब एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हों तब। दो लेंस भिन्न भिन्न पदार्थ के होने चाहिए। सबसे पहला ये होना चाहिए, दो लेंस भिन्न भिन्न पदार्थ के होने चाहिए। यदि दोनों एक ही हो जाएंगे, या अगर ओमेगा और ओमेगा डैश ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ जो है ऐसी कंडीशन आ जाएगी और एलो जो है इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो क्या होगा, लेंस का जो गुण होगा वो समतल प्लेट की तरह काम करने लगेगा। तो इसलिए पदार्थ भिन्न भिन्न होना चाहिए। आगे चलते हैं। ओमेगा और ओमेगा डैश धनात्मक राशियां हैं, तो एफ वाई और एफ डैश वाई के चिन्ह विपरीत होने चाहिए। अर्थात यदि एक लेंस उत्तल हो तो दूसरा अवतल होना चाहिए। ये है प्रकृति। तीसरा है, यदि अवर्णक लेंस युग्म की भांति कार्य करना है तो युग्म के उत्तल लेंस की क्षमता अवतल लेंस की क्षमता से अधिक होनी चाहिए। जो उत्तल लेंस हम यूज़ करेंगे उसकी जो फोकस दूरी होगी वो अधिक रहेगी अवतल लेंस से। नहीं, फोकस उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी कम होगी और क्षमता अधिक होगी। ठीक है, इसकी पावर जो होगी वो उत्तल लेंस की ज़्यादा होगी, अवतल लेंस की कम होगी। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से कम होनी चाहिए। उसी का ये अपोजिट है। जिस लेंस की फोकस दूरी कम है वह कम विक्षेपण क्षमता वाले पदार्थ का होना चाहिए। अगर जिसकी कम है फोकस दूरी, ये भी ध्यान देना है कि जिसकी फोकस दूरी कम है उसकी वर्ण विक्षेपण जो है कम होना, पदार्थ भी जो है कम होने वाला होना चाहिए जिसकी फोकस दूरी कम हो, यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता उसका कम हो उस पदार्थ की। फिर अपसारी अगर लेंस युग्म बनाना है तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। अपसारी लेंस युग्म बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं अवतल लेंस कम फोकस दूरी का, यानी कम वर्ण विक्षेपण क्षमता वाला, कम विक्षेपण क्षमता वाले पदार्थ का होना चाहिए अगर हम अभिसारी युग्म बनाने जा रहे हैं उत्तल लेंस का। अवर्णक लेंस में उत्तल लेंस क्राउन कांच का तथा अवतल लेंस फ्लिंट कांच का लेकर इसमें कनाडा बाल्सम जो एक पारदर्शी सीमेंट है इसे जोड़ देते हैं। युग्म बनाने के लिए क्या करते हैं, हम क्राउन कांच का हम अवतल लेंस तथा फ्लिंट कांच का जो है क्राउन कांच का जो है उत्तल लेंस और फ्लिंट कांच का हम अवतल लेंस लेकर के कनाडा बाल्सम जो एक पारदर्शी सीमेंट है उसे हम जोड़ देते हैं। इस अवर्णक संयोजन का उपयोग दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, कैमरा इत्यादि प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। ये सारे प्रकाशिक यंत्र कहे जाते हैं, यहाँ तक कैमरा भी प्रकाशिक यंत्र ही है। संपर्क में दो पतले लेंसों से बना अवर्णक लेंस
युग्म दो निश्चित रंगों के लिए एक ही लिए ही अवमानक होता है। दूरदर्शी में लगाए जाने वाले नीले व लाल रंग के लिए अवमानक होते हैं। जो युग्म होता है, दूरदर्शी में लगाया जाने वाला युग्म होता है, वो नीले लाल रंगों के लिए अवर्णक होते हैं। जबकि कैमरों में लगाए जाने वाले बैगनी व हरे रंग के लिए अवर्णक होते हैं। आगे चलते हैं। हमारी आंखें नीले व लाल रंगों के बीच सुग्राही होती है। हमारी जो आंखें हैं वो नीले और लाल रंग के बीच सुग्राही अधिक होती है। जबकि फोटोग्राफी की जो प्लेटें हैं वो बैगनी और हरे रंग के बीच में अधिक सुग्राही होती है। आगे चलते हैं। यदि दो पतले लेंस संपर्क में ना होकर एक दूसरे से d दूरी पर रखे हों तो अवर्णक संयोग के लिए ये फार्मूला होगा d इज इक्वल टू, जो दूरी होगी वो इतना होना चाहिए d, विच इज इक्वल टू ω1 फोकस दूरी f2 प्लस ω2 f1 अपान में ω1 प्लस ω2, ये हो जाएगा। यदि लेंस एक ही प्रकार के कांच के हों, अगर ओमेगा जो है 1 और ω2 इज इक्वल हों तो दूरी कितनी होनी चाहिए, इतनी, d इज इक्वल टू f1 और f2 अपान 2, दोनों की फोकस दूरी का हाफ, समेशन करके हाफ, उतनी रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। लेंस में गोली विपथन, अभी वर्ण विपथन था, अब गोली विपथन, यानी गोली उसके गोलाकार आकृति के होने से कौन सा जो है दोष आ जाता है कभी कभी। तो ये देखें, पहले हम देख लेते हैं कि मुख्य अक्ष के जो निकट होंगी प्रकाश किरणें उनको उपाक्षीय या पैरालैक्सियल रेज कहेंगे। जो मुख्य अक्ष के नज़दीक होंगी यानी निकट होंगी, ठीक है, वो, और जो है उनको हम उपाक्षीय या पैराक्सियल रेज कहेंगे। मुख्य अक्ष से दूर वाली प्रकाश किरणें सीमांत या मार्जिनल रेज कहेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब इनसे जो नज़दीक करीब वाली हैं वो उपाक्षीय और जो दूर वाली हैं वो सीमांत हैं, ठीक है। अब देखिए, सीमांत किरणें जो हैं वो आकर के पहले जब गोली विपथन होता है तब की कंडीशन है। तो जब सीमांत रेज जो हैं, जब गोली विपथन होता है तो सीमांत रेज जा करके पहले आकर करके गिर जाती हैं और उपाक्षीय वाली जो है वो बाद में आकर के गिरती हैं। उनकी फोकस दूरी अलग हो जाती है, इनकी फोकस दूरी अलग हो जाती है, ठीक है। और इस कंडीशन पे भी है, देखिए ऐसा। आगे चलते हैं। ये दूसरी जो है इसका वो है। तो जब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ से रेस पड़ रही हैं तो ये भी जो है, जो नज़दीक वाली हैं वो उपाक्षीय हैं और जो दूर वाली हैं वो सीमांत हैं। तो जब ये भी इंटरसेक्ट हो रही हैं तो यहाँ जो है वो IP और IM है, इनके बीच जो ये बन रहा है गोला यानी जो सर्किल बन रही है उसको हम कहते हैं अल्पतम अस्पष्टता का वृत्त। यही होता है, एक सर्किल होता है जो इंडिकेट करता है कि गोली विपथन कितना है। आगे चलते हैं। लेंस का यह दोष जिसके कारण मुख्य अक्ष के पास व दूर की सभी किरणें एक बिंदु पर फोकस नहीं हो पाती हैं तथा अक्ष पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट हो जाता है, गोली विपथन कहलाता है। आगे चलते हैं। गोली विपथन क्या कारण है। लेंस में बने प्रतिबिंब में गोली विपथन का दोष लेंस की गोली आकृति के कारण होता है। तो वह दोष जो लेंसों में गोली आकृति के कारण उत्पन्न होता है वो गोली विपथन कहलाता है। गोली आकृति होने के कारण लेंस के विभिन्न क्षेत्रों की फोकस दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं। अब लेंस जो है कहीं पतला है, देखिए ऊपर पतला है, नीचे मोटा है, तो वहाँ की फोकस दूरियां अलग हो जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, विभिन्न क्षेत्रों की फोकस दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं। लेंस के केंद्रीय भाग में की फोकस दूरी सबसे अधिक, किनारे के भाग के सबसे कम होती है।
बिंदु वस्तु O का उपाक्षीय किरणों द्वारा प्रतिबिंब बना IP पर और अधिक दूरी पर तथा सीमांत किरणों द्वारा बना IM सबसे कम दूरी पर बनता है। क्या देखिए IP और IM यहाँ बना है, IP और IM इधर बना है, IP इधर बना है। फिर उपाक्षीय तथा सीमांत किरणों के बीच की जो दूरी होती है अनुदैर्ध्य अक्षीय गोलीय विपथन की माप होती है, वही है। अक्षीय तथा सीमांत किरणों की बीच की जो दूरी होती है वही होती है अनुदैर्ध्य अक्षीय गोलीय माप। आगे चलते हैं। यदि IM व IP के मध्य अक्ष के लंबवत एक पर्दा रख दें तो O पर वृत्तीय मंडलक के आकार का प्रतिबिंब बनेगा, जिसे वहाँ बनाया गया है गोला। जहाँ उपाक्षीय तथा सीमांत किरणें आपस में काटती हैं वही मंडलक का साइन उस स्थान में सबसे कम होगा। उस स्थान में वृत्त को अल्पतम स्पष्टता का वृत्त कहते हैं। इसकी त्रिज्या ही पार्श्विक गोलीय विपथन की माप होती है। या यही होती है, जितना ये बड़ा होगा वही होता है, यानी जहाँ क्रॉस कर रही हैं वही होगा ये, मतलब उपाक्षीय और सीमांत किरणें जहाँ क्रॉस कर रही हैं लौट मतलब इंटरसेक्ट होने के बाद, तो वहाँ जो है हमारा अल्पतम अस्पष्टता का वृत्त बनेगा। वही बताएगा कितना जो है गोलीय विपथन है, वही माप है। आगे चलते हैं। अब उसको रोका कैसे जाए, कैसे इनका उपाय किया जाए, आगे देखते हैं। लेंस में गोलीय विपथन दूर करने के उपाय। सबसे पहला है रोक लगाकर। रोक कैसे लगाएंगे देखते हैं। कैमरे के लेंस के सामने एक समाक्ष यानी अक्ष के समान वृत्तीय द्वारक लगाकर सीमांत किरणों को काट देते हैं, मतलब रोक देते हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ अब लेंस है तो यहाँ जो है गोलाई का आकार का एक प्लेट बना दी गई ताकि इन किरणों को, सीमांत किरणों को रोका जा सके। तो दूरदर्शी के अभिदृश्यक में जिसका द्वारक बड़ा होता है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक में जिसका द्वारक बड़ा होता है, लेंस के मध्य भाग में के सामने एक गोल पर्दा रख कर उपाक्षी किरणों को काट देते हैं। उनको रोक दिया जाता है ताकि जो है वो जाकर के प्रतिबिंब ना बना पाएँ। तो इससे एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। आगे चलते हैं। दूसरे से बड़ी फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करके, अगर बड़ी फोकस दूरी का लेंस जो है कर लें तब भी अनुदैर्ध्य गोलीय विपथन जो होती है वो फोकस दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह बड़ी फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करके घटाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता, सिर्फ कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, इससे घटाया जा सकता है। फिर समतल उत्तल का प्रयोग करके, ये देखिए समतल उत्तल का प्रयोग किया गया है। तीसरे वाले में यहाँ समतल उत्तल का लेंस का प्रयोग किया गया है। अनुदैर्ध्य गोलीय विपथन किरणों के विचलन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जो अनुदैर्ध्य गोलीय विपथन होता है किरणों के विचलन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन उसके दोनों पृष्ठों पर बराबर बराबर बट जाए तो गोलीय विपथन न्यूनतम होगा। इसके लिए समतल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस का वक्र पृष्ठ आपतित व निर्गत किरणों में से उन किरणों के सामने होना चाहिए जो अक्ष के अधिक समांतर हों, तो उनके नज़दीक ज़्यादा होना चाहिए। आगे चलते हैं क्रॉसित लेंस का उपयोग करके। लेंस पर गिरने वाली किरणें समांतर हों तो लेंस द्वारा उत्पन्न गोलीय विपथन न्यूनतम होगा। ज़्यादा जो है समांतर होंगी उनका जो है विपथन कम होगा। क्रॉसित लेंस लगभग समतल उत्तल होते हैं। जो जितने भी क्रॉसित लेंस लगभग जो है वो समतल उत्तल होते हैं। गोलीय विपथन को कम करने के लिए लेंस का एक पृष्ठ समतल पूर्णता होना चाहिए। दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक जो होते हैं वो समतल उत्तल होते हैं। इसी वजह से जो उसका दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के लिए अभिदृश्यक जो है वो समतल उत्तल होते हैं। आगे चलते हैं। पांचवा है तरीका
उत्तल व अवतल लेंसों के संयोजन का उपयोग करके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। छठवां है, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे दो समतल उत्तल लेंसों का उपयोग करके। तो वहाँ की जो है डी कितनी होनी चाहिए, तो दोनों की फोकस दूरी का अंतर। फिर आगे चलते हैं, परवलयाकार दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में गोली विपथन का दोष नहीं होता। अगर कोई लेंस परवलयाकार का हो आकार का, तो उसका जो है प्रतिबिंब नहीं, उसमें जो है गोली विपथन नहीं होता है। आगे चलते हैं, परवलयाकार दर्पण जो है वो सर्च लाइट बनाने में यूज होता है। आगे चलते हैं, आँख की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकमेंडेशन ऑफ आईज। श्रांत अवस्था में, यानी जब शांत रहती है आँखें हमारी, यानी सुस्त रहती है, मतलब नॉर्मल पे, श्रांत अवस्था में मांसपेशियाँ ढीली रहती हैं। आँख के लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। जब वस्तु को हम देखते हैं किसी समीप रखी, तो मांसपेशियाँ जो है सिकुड़ जाती हैं और आँख की वक्रता जो है वो बढ़ा करके फोकस दूरी कम कर देती है। फोकस दूरी बदलने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। जब से दूर को देखना है तो स्ट्रेच हो जाती है, नज़दीक के देखना है तो वो हो जाती हैं, खिंच जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो नज़दीक का देखते हैं। बाहर का देखना है तो फैल जाती हैं, ताकि जो है इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इसी को इस यानी फोकस दूरी हमारी जो है वो बदला जा सकता है। तो इस क्षमता को ही समंजन क्षमता या एकमेंडेशन पावर कहते हैं। वस्तु द्वारा हमारी आंखों पर बना दर्शन कोण, जो कोण बनता है उसे हम दर्शन कोण कहते हैं। उस वस्तु का हमारी आंखों को दिखाई देने वाला आकार दर्शन कोण पर ही निर्भर करता है। कितनी बड़ी वो दिख रही है वो कोण के हिसाब से है। दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी द्वारा दर्शन कोण को बढ़ा करके भी वस्तु आभासी बढ़ाया जा सकता है। आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी व सूक्ष्मदर्शी दोनों का ही कार्य दर्शन कोण को बढ़ाना है। यंत्रों की क्षमता इनके द्वारा दर्शन कोणों की बढ़ाने की क्षमता में से नापी जाती है। अब आवर्धन क्षमता यही होता है कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा सामान्य स्थिति में आंख में बना दर्शन कोण। खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बना कोण बड़ा होता है। यह जो है धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। दूसरी पे नली के दूसरे सिरे पर अन्य छोटी नली फिट होती है, जो दंतुर दंड चक्र रैक पिनियन व्यवस्था द्वारा सेट होती है। बनी नली में आगे पीछे जिसे खिसकाया जा सके, वही तंतुर दंड चक्र होता है। छोटी नली के बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको हम अभिनेत्र या अभिनेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं। आवर्धन क्षमता जिसकी होती है दूरदर्शी की m=β/α। जब प्रतिबिंब अंतिम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, तो m जो हो जाता है वो इक्वल हो जाएगा -FO/FE ब्रैकेट 1+FED/d हो जाएगा। ये जो है वो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर अगर बनता है प्रतिबिंब, तब यह आवर्धन क्षमता हो जाती है। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई जो हो जाएगी FO+UE हो जाएगी। और जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने, तो उस समय दूरदर्शी की लंबाई FO+FE हो जाएगी, और जो आवर्धन क्षमता हो जाएगा वो -FO/FE हो जाएगा।
माइनस जो वैल्यू है वो बता रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है। परावर्तक दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये अपवर्तक दूरदर्शी से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाने के लिए जो यूज़ होता है, ये परावर्तक दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है। आगे चलते हैं। अवतल तथा पर्यावल या परवलयाकार दर्पण का इसमें प्रयोग होता है। इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है m=FO/FE होता है। संसार का सबसे बड़ा अपवर्तक दूरदर्शी जो है वो कैलिफोर्निया में माउंट पोलोमार में रखा गया है, जिसके द्वारा अभिदृश्यक दर्पण का द्वारक 200 इंच लगभग 5 मीटर है। इसका जो द्वारक था, सितारों और ग्रहों को देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, अभी भी रखा है संसार में। संसार में जो है सबसे बड़ा परिवर्तक दूरदर्शी। यौगिक तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, समीप की वस्तु जो सूक्ष्म है उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। इसकी जो वो होती है रचना, ये धातु की लंबी नली होती है, एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का अवतल लेंस है जिसको हम अभिदृश्यक कहते हैं। दूसरी सिरे पर एक छोटी नली, नली के बाहर सिरे पर बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का उत्तल लेंस जिसको हम अभिनेत्रिका कहते हैं। फोकस पर क्रॉस तार लगा होता है और दंड चक्र व्यवस्था से सेट होता है। फिर इसमें जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है, किसी दूरी पर बनता है, तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला हो जाता है ये m-VO/U0 इंटू 1+D/F0। लंबाई इसकी जो हो जाएगी, लंबाई V0+UE। आगे चलते हैं। जब प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बनता है, इन्फिनिटी पर बनेगा तो इतना हो जाएगा m=-V0/U0 इंटू D+FE। तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी V+FE हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी छोटी होनी चाहिए। अगर हमको आवर्धन क्षमता इसकी बढ़ानी है तो हम अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो छोटी रखेंगे। नेत्रिका छोटी फोकस दूरी रहेगी। किसी प्रकाशिक यंत्र की दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। किसी प्रकाशिक यंत्र की दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग करने की क्षमता को भी विभेदन क्षमता कहते हैं। आगे चलते हैं। किसी पास की रखी दो वस्तुओं को अलग अलग दिखाई देना उनके द्वारा कोण पर, मतलब आँख पर जो बने कोण है, दर्शन कोण, उन पर निर्भर करता है। एक कोण 1 मिनट अर्थात 1/60 डिग्री से छोटा है तो वे रेखाएं अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। इन्हें आँख की विभेदन सीमा कहते हैं। वस्तुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी जबकि वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सकें, उस यंत्र की विभेदन सीमा कहलाती है। प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा जितनी कम, विभेदन क्षमता उतनी अधिक होगी, क्योंकि विभेदन सीमा जो है वो इन्वर्सली होती है विभेदन क्षमता के, और दूरदर्शी की विभेदन सीमा जो है वो प्रोपोर्शनली होती है λ/d के, विच इज इक्वल टू 1.22 λ/d रेडियन। आगे चलते हैं। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक जितना बड़ा होता है, अभिदृश्यक लेंस का द्वारक जितना बड़ा होता है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा उतनी ही कम होती है। अभिदृश्यक लेंस का द्वारक जितना बड़ा होता है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा उतनी ही कम होती है और विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो विभेदन सीमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो शंकुकोण और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। आगे चलते हैं। यदि
सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करने वाली किरणों यानी प्रकाश किरणों के शंकु कोण 2 अल्फा हो तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा हो जाएगी वो प्रोपोर्शनल होगी लैम्डा अपॉन 2 अल्फा के, विच इज इक्वल टू हो जाएगी 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। इसका अल्फा जो है लिया गया तो इसका साइन लिया जाएगा। यदि वस्तु व अभिदृश्य के बीच वायु न होकर एन अपवर्तनांक का कोई द्रव हो तो उसमें फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फा, यानी एन का जो है से भाग कर देंगे। और आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अति सूक्ष्म कणों को अधिक स्पष्ट देखने के लिए इसको यूज में लिया जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को। इसमें प्रकाश पुंज के स्थान पर इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग किया जाता है जिसका फोकस जो है चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बहुत अधिक हो जाती है और यह प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में 5000 गुना जो है विभेद कर सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है वो अधिक ज़्यादा सुक्राई होता है, इसकी विभेदन सीमा ज़्यादा होती है। घन कोण यानी सॉलिड एंगल, ये एक प्रकार का समतलीय कोण होता है जिसका जो है हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। जो आर स्क्वायर होता है वो किसी बिंदु से समतल यानी जो क्षेत्रफल है उसका जो है दूरी होती है। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। फिर गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है, विच इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। अब आगे चलते हैं प्रकाश मिति, जिसमें किसी प्रकाश के स्रोत की प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करने की क्षमता तथा उस ऊर्जा द्वारा किसी पृष्ठ पर अनंत प्रदीप्ति की माप की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विकिरण फ्लक्स, प्रत्येक वस्तु अपने ताप के कारण स्वतंत्र रूप से यानी कंटिन्यूअस रूप से ऊर्जा उत्सर्जित करती रहती है। प्रत्येक वस्तु अपने ताप के कारण स्वतंत्र रूप से ऊर्जा उत्सर्जित करती रहती है, ये इसी को हम फ्लक्स कहते हैं। आगे चलते हैं, इसको हम और तरीके से पढ़ते हैं। वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। जैसी प्रकृति रहेगी और जैसा ताप रहेगा वैसे जो है ऊर्जा निकलती है। प्रकाश स्रोत 1 सेकंड में उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा को स्रोत विकिरण फ्लक्स या विकिरण मिति शक्ति कहते हैं। इसकी जो विमा होती है mL2T-3 यानी मात्रक जो है जूल सेकंड या वाट होता है। आगे चलते हैं। ज्योति फ्लक्स, किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाश मितीय ऊर्जा जो कि दृश्य प्रकाश को ज्योति फ्लक्स कहते हैं। ज्योति मतलब आप देख सकते हैं तो 1 सेकंड में किसी भी सरफेस से जितना भी निकल रहा है प्रकाश या दृश्य प्रकाश उसको हम ज्योति प्रकाश कहते हैं यानी ज्योति फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन से व्यक्त करते हैं, इसकी मात्रक जो है ल्यूमेन है। यदि 5550 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य पर विकिरण फ्लक्स 1 वाट है तो ज्योति फ्लक्स जो है वो 685 ल्यूमेन कहलाता है, यानी 1 वाट इज इक्वल टू 685 ल्यूमेन। आगे चलते हैं। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता किसी प्रकाश की स्रोत यानी प्रकाश स्रोत की किसी दिशा में ज्योति तीव्रता आई वह ज्योति फ्लक्स है जो उस स्रोत द्वारा उस दिशा में एकांक घन कोण में उत्सर्जित होता है, यानी I इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ओमेगा। डेल्टा एफ जो है वो फ्लक्स है, वो भी एकांक घन कोण पे। इसका मात्रक जो हो जाएगा ल्यूमन, ये ल्यूमेन होता है, फ्लक्स है ल्यूमेन, और इसका जो है स्टेरेडियन, तो ल्यूमेन बटे स्टेरेडियन दैट इज कैंडेला। ज्योति तीव्रता की हमने मूल भौतिक राशियों में पढ़ी है, इसके मात्रक जो होता है कैंडेला। और घन कोण का भी हमने पढ़ चुके हैं, ये
सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री जो है राशि होती हैं घनकोण का स्टे रेडियन, ये हमारे उसमें से है। आगे चलते हैं, 1 ल्यूमेन इज इक्वल टू 1 कैंडेला स्टे रेडियन कहलाता है। आगे चलते हैं, ज्योति फ्लक्स व ज्योति तीव्रता में संबंध, तो ये हो जाता है F इज इक्वल टू 4 पाई, ये L हो जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो I जो है एक कैंडला का समदैशिक जिसकी तीव्रता सभी दिशाओं में समान हो, बिंदु प्रकाश स्रोत 4 पाई ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स उत्सर्जित करता है। ये L जो है ल्यूमेन। आगे चलते हैं, विद्युत लैंपों की ज्योति तीव्र दक्षता, ज्योति दक्षता जो होती है वो लैंप द्वारा उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन में और लैंप द्वारा दी गई विद्युत शक्ति वाट में। ल्यूमेन बटा वाट इसका मात्रक होता है ज्योति दक्षता की। उच्च दाब पर भरे मरकरी की वाष्प वाले लैंप की दक्षता जो होती है वो 9% होती है। आगे चलते हैं, पृष्ठ का प्रदीप्ति घनत्व जो होता है वो प्रदीपन की तीव्रता, यानी जो दोनों कहेंगे, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाली प्रकाशमिति ऊर्जा, ये प्रदीप्ति घनत्व कहलाता है। पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड गिरने वाली प्रकाशमिति ऊर्जा जो है वो प्रदीप्ति का घनत्व कहलाता है। किसी पृष्ठ पर प्रदीप्ति घनत्व उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला ज्योति फ्लक्स होता है। जितना भी एक क्षेत्रफल पर यानी जो है उसका इंटेंसिटी पड़ रही है, जो फ्लक्स पड़ रहा है, वही हो जाएगा हमारा प्रदीप्ति घनत्व। इसका मात्रक होता है ल्यूमेन इसका होता है और मीटर स्क्वायर, यानी इसको लक्स कहते हैं। ल्यूमेन बटा मीटर स्क्वायर को हम लक्स कहते हैं। आगे चलते हैं, 1 लक्स इज इक्वल टू 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। यदि किसी पृष्ठ के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स गिर रहा है तो उस पृष्ठ का प्रदीप्ति घनत्व 1 लक्स होगा। प्रदीप्ति घनत्व का अन्य मात्रक भी फोर्ट होता है। 1 फोर्ट इज इक्वल टू 1 ल्यूमेन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज 10 की पावर 4 लक्स। इसका जो मात्रक होता है Mt-3 एंड L 0 है तो Lt-3 पर यह प्रदीप्ति घनत्व होगा। आगे चलते हैं, प्रदीप्ति घनत्व पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल आपतित ज्योति फ्लक्स को व्यक्त करता है। ज्योतिर्मयता या द्युति, यानी इसको ल्यूमिनस और ब्राइटनेस कहते हैं, पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से परावर्तित ज्योति फ्लक्स को व्यक्त करता है। आगे चलते हैं, किसी पृष्ठ का प्रदीप्ति घनत्व बिंदु प्रकाश स्रोत तथा पृष्ठ के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो F होता है, यानी उसको कहते हैं प्रदीप्ति घनत्व में कह सकते हैं, तो नहीं F नहीं, E है इंटेंसिटी उसकी। इंटेंसिटी का E से उसको डिनोट किया गया है। तो E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों प्रकाश स्रोत और पृष्ठ के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रदीप्त घनत्व के लिए लैम्बर्ट कोज्जा का नियम E इज इक्वल टू आई कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो पृष्ठ का प्रदीप्त घनत्व आपतित प्रकाश के सापेक्ष पृष्ठ के झुकाव कोण की, यानी झुकाव या कोण एक ही है, कि कोज्जा के अनुक्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती आप पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, प्रकाश मिति का सिद्धांत। 2 लैंप अगर हैं उनकी दक्षता के हिसाब से है, उसमें अगर इनका देखना है प्रदीप्ति घनत्व तो E1 और E2 इज इक्वल टू हो जाता है I1 अपान R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू I2 और R2 का स्क्वायर। ये हो जाता है प्रकाश मिति का सिद्धांत। ओके फ्रेंड्स, अपना रिव्यू ज़रूर दें, कैसा लगा वीडियो कैसा नहीं, और बताएं मुझे। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें
तब तक के लिए मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।